अब हम लोग पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है कि बोल्टेड जॉइंट में जो लोड इसके ऊपर लगती है तो क्या इसका फेल्योर होगा, किस तरह से बोल्टेड जॉइंट जो है वो फेल करती है। तो इसका हम लोग एक सिंपल एनालिसिस पहले कर लेते हैं कि एक लोड के कारण इस पर क्या क्या इफेक्ट आती है ना। उसके बाद जो है इसका हम एप्लीकेशन के थ्रू जो है इसकी डिजाइन करेंगे, है ना। ये एक डिजाइन कह सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल एनालिसिस है जो हम एक लोड के आधार पर बोल्टेड जॉइंट की बिहेवियर को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग हम जानते हैं कि बोल्टेड जॉइंट एक ये क्या है, एक फास्टेनर है। इसका बोल्ट नट बोल्ट क्या है, एक फास्टेनर है। यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग किसी दो एलिमेंट को ज्वाइंट करने में करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट में भी स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक कहने का मतलब कि उस पर लगने वाला लोड जो है या स्ट्रेस जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। एक बार जो उस पर लोड लग गया, जैसे जो भी स्ट्रक्चरल वर्क में हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज ज्वाइंट का, वो एक स्टैटिक हो गया। वही एक डायनामिक हो गया कि जहाँ पर उसका लोड की वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, चेंज होते रहता है। जैसे किसी मूविंग व्हीकल्स में अगर हम नट बोल्ट का ज्वाइंट का यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स को ज्वाइंट करने के लिए, फास्टेनिंग करने के लिए, तो फिर वो मे बी अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये है कि ये ज्वाइंट सुटेबल हो जिस एप्लीकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए सुटेबल हो। तो उस एप्लीकेशन में कई तरह का उस पर लोड लग सकता है। हो सकता है कि उस पर कभी टेंसाइल भी लग जाए, कभी कॉम्प्रेसिव भी लग जाए, शियर लग जाए, टॉर्सन लग जाए, है ना। जैसे हम लोग कपलिंग में पढ़े थे और कपलिंग में, फ्लेंज कपलिंग में देखे थे कि दो फ्लेंज को ज्वाइंट करने वाला नट बोल्ट होता था, है ना। और उस नट बोल्ट पर क्या लगता था, टॉर्सनल शियर टॉर्सनल शियर नहीं, उस पर शियर स्ट्रेस डेवलप होता था। फ्लेंज हमारा रोटेशन में होती थी, लेकिन जिस कारण से बोल्ट पर एक शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहा था, है ना। तो इस तरह से बोल्ट का कई सारा एप्लीकेशंस हैं जहां पर अलग अलग तरह का लोड लग सकता है, या कंबाइंड रूप से टेंसाइल भी लग रहा है उस पर, शियर भी लग रहा है, तो कंबाइंडली भी लग सकता है। तो वही हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो जैसे हम पहला एज्यूम करते हैं कि एक बोल्ट है जो कि सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी। ठीक है, इस पर एक टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, यहाँ पर एक बोल्ट है ये, है ना। ये यहाँ पर ये जो बना हुआ फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एक बोल्ट है। बोल्ट का ये वाला हिस्सा जो है ये उसका शैंक है, और ये उसका थ्रेडेड पोर्शन है। ठीक है, और ये एक नट है। मतलब इस बोल्ट में हम लोग क्या लगाए हुए, नट लगाए हुए हैं। इस नट में जिस दो प्लेट के बीच में, अगर जिस दो प्लेट को ज्वाइंट किए हैं इस नट बोल्ट से, उन दोनों प्लेट में टेंसाइल लोड एक पी लग रहा है। यानी कि ये टेंसाइल लोड जो है ये नट को और ये बोल्ट के हेड को, ये दोनों ही अगेंस्ट में लग रहा है फोर्स। यानी कि ये बोल्ट जो है यहाँ पर क्या है, अंडर टेंशन में है। यहाँ पर ये बोल्ट क्या है, अंडर टेंशन में है। क्योंकि जिस एलिमेंट को हम ज्वाइंट करने के लिए, फास्टेनिंग करने के लिए नट बोल्ट का यूज किए हैं, अगर उन दोनों एलिमेंट के ऊपर कोई एक टेंसाइल फोर्स अगर पी लगेगा, तो स्वाभाविक है कि इस नट बोल्ट के ऊपर भी हमको टेंसाइल फोर्स पी लगेगा, है ना। तो यहीं पर इसका एक मतलब एक फिगर के थ्रू कि एक एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये बेसिकली राउंड है ना। ये राउंड है दोनों, और इस पर क्या लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है पी, और यहाँ पर नट क्या है, बोल्ट क्या है, अंडर टेंशन में है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिग्मा टी इसका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस इन द बोल्ट है। क्योंकि टेंसाइल लोड यहाँ पर पी लग रही है, तो इस कारण से इस बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो उसका हम सिंबल सिग्मा टी मान लेते हैं। डीसी मान लेते हैं कि उसका क्या है, कोर डायमीटर है। तो मिनिमम ए
मिनिमम डायमीटर, कोर ही डायमीटर, इसको हम लोग माइनर डाया भी कहते हैं। ठीक है, माइनर डाया भी कहते हैं। तो अब ये तो बोल्ट के बनावट के ऊपर है कि ये जो शंक पार्ट है ये और कोर पार्ट है, ये दोनों का डाया सेम होगा कि अलग होगा। तो जनरल केस में दोनों का शंक का डाया और कोर का डाया सेम ही होता है ना, क्योंकि इससे बोल्ट के पास शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और दूसरा चीज है कि बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी होता है, लोड पूरे बोल्ट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर लोड की वैल्यू इससे स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, यानी हर क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस सेम होगा। तो ये बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होती है। तो मोस्टली केस में शंक डाया और कोर डाया बराबर ही होता है। तो डीसी यहाँ पर मान लिए कोर डायमीटर, जो कि एक सबसे माइनर डाया है और जो मैक्स स्ट्रेस डेवलप करेगा मैक्सिमम वो इसी कोर पे ही डेवलप करेगा। तो जब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस इस पर पी लग रहा है और ये अंडर टेंशन में है, तो हो सकता है कि ये ज्वाइंट हमारा टूट फेल कर जाए। कब? जब ये हमारा बोल्ट ही यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए। ये बोल्ट अगर बीच से ही टूट गया तो फिर इधर का पार्ट इधर रह जाएगा, उधर का पार्ट उधर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो असेंबली है वो खत्म हो जाएगा और पावर ट्रांसमिशन के लिए अनेबल हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस लगने के कारण इसमें हो सकता है कि क्या हो जाए, ये टेंसाइल टेंसाइल फेल्योर हो जाए, यानी कि बोल्ट जो है वो हमारा यहीं से टूट जाए। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ जैसे लिख दिए कि इस केस में कोर डायमीटर जो है सबसे वीकेस्ट सेक्शन है, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप करेगा टेंसाइल स्ट्रेस वो हो जाएगा लोड। ठीक है, जो टेंसाइल लोड है वो अब बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर कोर डायमीटर का जो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसका नॉर्मल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यानी ये टूटने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो ये एक सर्कुलर शेप में दिखेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 DC कोर डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा टी बराबर क्या आ गया, P/पाई/4 DC स्क्वायर। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यहाँ पर P का मान अगर हम निकालते हैं तो P बराबर हो जाएगा सिग्मा टी इंटू पाई/4 DC स्क्वायर। इस तरह से अब यही सिग्मा टी का अलाउेबल का मान हम लोग पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद है दूसरा केस है कि शियर फेल्योर, मतलब ये हो गया कि अगर बोल्ट हमारा ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अगर बोल्ट यहाँ पर क्या है हमारा मजबूत है, वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि ये बोल्ट शियर फेल कर जाए। शियर फेल करने का मतलब ये हो गया कि जो इतना थ्रेड है ये थ्रेड ही यहाँ से थ्रेड टूट के शियर कर जाए। ये थ्रेड अगर शियर कर गया तो फिर नट जो है इसमें से नट जो एक तरह का यहाँ लॉकिंग का काम कर रहा है, अगर पूरा बोल्ट का थ्रेड अगर जड़ से ही टूट गया, ये पूरा थ्रेड अगर जड़ से ये टूट गया तो ये नट जो है सो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा बोल्ट से, है ना। तो यहाँ पर थ्रेड का शियर होना भी ये ज्वाइंट को क्या कर सकता है, फेल कर सकता है, क्योंकि सब थ्रेड अगर शियर कर गया तो ये नट जो है सो आसानी से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बोल्ट के जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसमें से ये आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ नट जो नहीं निकल रहा है इसका कारण है कि दोनों के थ्रेड के बीच का लॉकिंग, दोनों का थ्रेड लॉक है, इसलिए ये अपने प्लेस पे बनाए रखे। लेकिन सब थ्रेड अगर टूट गया तो हम कहते हैं कि नट स्लिप हो गया, है ना। तो यहाँ पर पूरा थ्रेड का शियर होना भी इसको फेल कर सकता है, तो वही है शियर फेल्योर। तो वही यहाँ लिख दिए हैं कि द थ्रेड ऑफ द बोल्ट, जो है भी बोल्ट का थ्रेड है इन कांटेक्ट विथ नट, जो थ्रेड नट के साथ कांटेक्ट में है, आर सियर्ड, ये सियर कर जाए एट कोर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बोल्ट का तो कुछ हिस्सा नट से बाहर भी है
अगर मान लीजिए कि बोल्ट का नहीं भी हुआ, यहाँ पर नट का अगर टोटल थ्रेड भी शेयर हो गया, दोनों में से किसी का भी अगर थ्रेड शेयर कर गया तो ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा, डिसेंबल हो जाएगा। तो ये फेल्योर शियर फेल्योर कहलाता है। तो यहाँ पर शियर एरिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर नट ये हो या बोल्ट हो, थ्रेड जो है एकदम पास पास कटा हुआ है। तो अगर एच यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ द नट है, तो हम एज्यूम करते हैं कि नट का जितना भी हाइट होता है या नट का जितना भी थिकनेस हम बोलेंगे, जितना भी हाइट होता है वो पूरा का पूरा हाइट में थ्रेड ही बना रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नट का कुछ हिस्सा जो है बिना थ्रेड का है, नहीं, नट का जितना भी हाइट है वो पूरा का पूरा उसमें क्या है, थ्रेड बना हुआ है। तो एक इसका पेरीमीटर हो जाएगा पाई इंटू डी सी, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, और पूरा यहाँ तक का हाइट पाई डी सी एच, यही हमारा क्या हो गया, शियर एरिया हो गया। यहाँ पर अगर ये शियर फेल्योर करता है तो यहाँ पर शियर एरिया कितना हो गया, पाई डी सी इंटू एच, एच क्या है, हाइट ऑफ द नट है। तो फिर शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना होगा, अगर टाउ उसका शियर स्ट्रेस डेवलप है कि ये शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहा है नट या बोल्ट में, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा टाउ, है ना। यानी इसको भी हम लोग यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ पी हो गया, क्योंकि पी ही लोड लग रहा है यहाँ पूरे बोल्ट पर। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बराबर हो जाएगा टाउ इंटू पाई डी सी एच, शियर एरिया, शियर स्ट्रेस गुने शियर एरिया, शियर लोड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम शियर फेल्योर, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लिए। अगर अब हमको अगर हाइट ऑफ द नट निकालना है तो कहता है द हाइट ऑफ द नट जो है कैन बी डिटरमिन्ड बाय, इसको हम निकालते हैं कैसे, तो इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन टेंशन विथ द स्ट्रेंथ इन शियर, यानी बोल्ट जितना स्ट्रेंथ टेंशन में हो उतना ही स्ट्रेंथ शियर में भी हो, है ना, तब जा करके ये फेल्योर का चांस इसका कम होगा। नहीं तो फिर इस दोनों में से अगर एक भी कमजोर है तो किसी भी मोड से फेल फेल ही कहलाता है, किसी भी तरीका से फेल हो जाए वो फेल ही कहलाएगा। तो हम हाइट ऑफ द नट जो डिसाइड करते हैं वो दोनों के स्ट्रेंथ को इक्वलाइज करके, टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ को इक्वलाइज करके हम हाइट ऑफ द नट निकालते हैं कि नट का हाइट कितना होना चाहिए। तो वही सी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग निकाले हैं सिग्मा टी इंटू पाई बाय 4d², इसको बराबर कर देंगे शियर स्ट्रेंथ के साथ, तो शियर स्ट्रेस गुने शियर एरिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सिग्मा टी जो है टेंसाइल अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस है, ये बराबर होता है यील्ड टेंसाइल लिमिट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा दे देंगे, तो यही हमको टेंसाइल स्ट्रेस निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख दिए सिग्मा वाई टी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा टी के बदले, और ये टर्म तो ऐसे ही रह गया टाउ। जैसे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से कि जो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है शियर का, वो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन का आधा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका अलाउेबल अगर हम लोग लेते हैं तो अलाउेबल बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा दे देंगे, तो ये अलाउेबल स्ट्रेस निकलेगा, है ना। टाउ वाई जब इसके बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा वाई टी बट बाय में 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी टाउ बराबर क्या आ गया, अलाउेबल शियर स्ट्रेस बराबर आ गया यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर टाउ का मान को हम लोग इससे चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए, सिग्मा वाई टी बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू जो शियर एरिया है पाई डी सी एच। तो यहाँ से हम लोग सब कट जाएगा इधर, तो H बराबर आ जाएगा DC/2, यानी कि H जो होता है हाइट ऑफ द नट जो होता है वो कोर डायमीटर का आधा होता है, मिनिमम कम से कम हाइट जो होना चाहिए नट का वो बोल्ट के कोर डायमीटर का आधा होना चाहिए। इससे बड़ा रहेगा तो चलेगा, जितना बड़ा रहेगा जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ही ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन कम से कम उसका जो है हाफ
डीसी होना चाहिए, कोर डायमीटर का आधा होना चाहिए, इससे लोअर नहीं होना चाहिए। इससे लोअर होगा तो फिर वो फेल कर जाएगा। एक रिलेशन होता है कोर डायमीटर और मेजर डायमीटर में। कोर डायमीटर जनरली 0.8 टाइम्स होता है मेजर डायमीटर का। तो अगर एच का वैल्यू हम लोग मेजर डायमीटर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डीसी के बदले 0.8 डी पुट कर देंगे। तो एच बराबर आ जाएगा 0.5 डीसी या 0.4 डी। डी क्या है, यहाँ पर मेजर डाया है, और डीसी क्या है, माइनर डाया है। यानी कि ये कोर डायमीटर हो गया, ये मेजर डायमीटर हो गया। तो हाइट जो होना चाहिए नट का वो कोर डायमीटर का 0.5 टाइम्स या फिर मेजर डाया का 0.4 टाइम्स। ये मिनिमम हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं है कि हमको इतना ही लेना है, ये मिनिमम हुआ, इससे कम नहीं लेना है। ठीक है। लेकिन जनरल पर्पस के लिए जो हमारा यूज होता है, जनरल एप्लीकेशन के लिए, कि एक स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट का जो लिया जाता है वो जनरली 0.8 डी लिया जाता है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एच जो होना चाहिए कम से कम 0.4 डी के बराबर होना चाहिए। लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए जनरली जो हम यूज करते हैं नट का, तो एक स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट का जो जनरली हाइट होता है वो 0.8 डी के बराबर होता है। इसका मतलब ये काफी सेफ होता है, ये आसानी से ये फेल नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस में बोल्ट का, जब बोल्ट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल लोड लगती है, तो एक तो उसमें टेंसाइल फेल्योर और दूसरा नट नट या बोल्ट का शियर फेल्योर होती है। और इस दोनों तरह के हम दोनों को क्या किए, एनालिसिस किए यहाँ पर, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा।